तो आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट करने वाले हैं जिसके बारे में हमने बात करी थी। दैट विल बी इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो ये जो चैप्टर है आपके सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की बैकबोन है। अगर अपन ने ये वाला चैप्टर कर लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स हम डायरेक्ट टैक्स के अंदर लेकर के आ सकते हैं। तो उसी चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो कि हमारे टैक्स का पार्ट बी भी है। ऑनलाइन में सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए, इंटरनेशनल टैक्सेशन कोई एक चैप्टर नहीं है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स का एक ग्रुप है। तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। इधर आ जाओ बच्चे। तो अलग अलग चैप्टर्स का ग्रुप है जिसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर्स होंगे। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले पहले वो देख लेते हैं, फिर एक एक करके बात करेंगे कि आखिर ये चैप्टर किस टाइप के हैं। पूरे चैप्टर के नोट्स हम क्लास में लिखेंगे, क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने आपकी बुक में दे रखे हैं। कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जो कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन बैंक के जो है। तो यहाँ से हमारे को क्वेश्चन बैंक की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट में कम है, बट एक्चुअल में हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो स्टडी मैट में उससे। तो जो पहला पार्ट है वो है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दूसरा पार्ट है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। तीसरा पार्ट है एनआर टैक्सेशन। एक चैप्टर जो आपने इंटर में भी पढ़ा है, यहाँ तो बस एक बार रिकॉल करना है, बहुत ही सिंपल चैप्टर, रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके अलावा हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, दे रखे हैं, उसको पढ़ेंगे। ये लास्ट है, एक लास्ट टॉपिक है हमारा इक्वलाइजेशन लेवी। तो ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये एक क्लास का टॉपिक है, गार भी एक क्लास का टॉपिक है, ये भी एक क्लास का है। तो ये जो एंड के तीन टॉपिक है बहुत छोटे छोटे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें DTAA एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, जिनके क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। गुड आफ्टरनून शिवम, शुभम, भव्य, आज ऑनलाइन कैसे हो आप?
सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ना शुरू करेंगे उसका नाम है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। DTAA क्या होता है, डबल टैक्सेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको समझना है, अभी नोट नहीं करना है। ये एक व्यक्ति है मिस्टर राज। मिस्टर राज जो है वो यूएसए गया। अब यूएसए में जाकर के मिस्टर राज ने इनकम अर्न करी $1 लाख की, $1 लाख की इनकम अर्न करी। क्या यूएसए वाले इससे टैक्स लेंगे कि नहीं लेंगे, सवाल ये। तो यूएसए वाले इससे टैक्स लेंगे। राज ने क्या करा, टैक्स पे करा। यूएसए वालों ने जो टैक्स लिया वो लिया 30%, $30,000 का इससे टैक्स ले लिया। आखिर यूएसए ने राज से टैक्स लिया ही क्यों? राज जबकि रेजिडेंट है इंडिया का, राज जो है वो रेसिडेंट है ऑफ इंडिया, लेकिन सर यूएसए वाले ने टैक्स क्यों ले लिया? यूएसए वाले ने इससे टैक्स इसलिए लिया क्योंकि इसकी इनकम कमाने का सोर्स उनके देश में है, यूएसए में। तो इस वजह से यूएसए ने टैक्स ले लिया। यूएसए ने बोला देखो तुम कमा कहाँ से रहो, यहाँ से, तुम्हारी इनकम यूएसए में अक्रू हो रही है, तो इसलिए हम यूएसए में टैक्स लेंगे। जब किसी इनकम का टैक्सेबल किया जाए जिस कंट्री में कमा रहे हो उसी कंट्री में, तो ये बोलते हैं टैक्सेबल सोर्स बेसिस पे करना, कि इनकम कमाने का सोर्स आपका यहाँ पर है इसलिए। अब लेकिन जब राज इस इनकम को कमा के इंडिया में लाएगा, इसने इनकम कमाई, वहां टैक्स दे दिया, और इनकम ब्रॉट टू इंडिया। इंडिया के अंदर ये जो लाया, इंडिया के अंदर भी यहां पर टैक्सेबल हो गए $1 लाख। फिर से इसके $1 लाख पे टैक्स यूएसए में भी लग रहा है, फिर यूएसए के बाद में इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया भी ले रही है। इंडिया वालों को इसने बोला भाई तुम क्यों टैक्स ले रहे हो, मैंने यहां थोड़ी कमाई है इनकम, मैंने तो यूएसए में जाके कमा के लाया हूं, तो तुम्हारा क्या हक बनता है? तो इसको समझाया गया कि बोले दुनिया में टैक्स दो बेसिस पर लिया जाता है, दो बेस होते हैं टैक्स लेने। यूएसए ने जो तुमसे टैक्स लिया ना, उसको बोलते हैं टैक्स ऑन सोर्स बेसिस। मतलब वो आपसे टैक्स लेने का हक क्यों रखते हैं? क्योंकि आपकी इनकम कमाने का सोर्स वहां था, इस वजह से उन्होंने टैक्स लिया। फिर ये इंडिया वाले क्यों ले रहे भाई? बोले ये ले रहे हैं आपसे टैक्स ऑन रेसिडेंस बेसिस, कि आप यहां के रेसिडेंट हो, इसलिए। जैसे हमने इंटर में पढ़ा था कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तो वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगता है, चाहे वो यहां कमाए या बाहर जाके कमाए। तो भाई वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स कैसे ले पा रहे थे आप? क्योंकि वो इंडिया का रेसिडेंट होता था। यही तो बोला था कि रेसिडेंट की वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगे। तो जब कोई कंट्री में, किसी कंट्री में आपको पैसा कमाने पर उस कंट्री में टैक्स देना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं टैक्स ऑन सोर्स बेसिस, कि भाई आपकी इनकम कमाने का सोर्स यहाँ, इसलिए हम आपसे टैक्स ले रहे हैं। और फिर किसी और कंट्री में भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है ड्यू टू रेसिडेंट, कि आप रेसिडेंट हो इस वजह से लिया जा रहा है, तो उसको बोला जाता है टैक्स ऑन रेसिडेंस बेसिस। पूरी दुनिया में टैक्स लेने के यही दो बेस चलते हैं। या तो कंट्री आपसे टैक्स इस वजह से लेगी कि सोर्स आप उनकी कंट्री में,
या फिर कोई कंट्री आपसे टैक्स इस वजह से लेगी कि आप उस कंट्री के रेसिडेंट हैं। अब इसी वजह से कई बार एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स लग जाता है। जैसे यहां पर देखें तो मिस्टर राज ने यूएसए में भी टैक्स दिया 30%, $30,000 का, फिर से इसके $1,00,000 यहां आकर के भी टैक्सेबल कर दिए गए। तो ये जो सिचुएशन है, क्योंकि कंट्रीज सोर्स बेसिस और रेसिडेंस बेसिस पर टैक्स लगाती है, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई, डबल टैक्सेशन की। एक ही व्यक्ति की इनकम पर 2 बार टैक्स लग गया, इसको अपन बोलते हैं डबल टैक्सेशन। फॉरेन में भी लग गया और इंडिया में भी लग गया। अब ये डबल टैक्सेशन की सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि ये तो गलत है। अब एक ही व्यक्ति बोलेगा कि सर मैं वहां भी टैक्स दूं यहां भी टैक्स दूं, ये तो बहुत गलत है। ऐसे तो फिर मैं कमाऊंगा क्या, कुछ नहीं कमाया मैंने, टैक्स में ही चला गया मेरा 30%। वहां यहाँ भी मैं ना ज़्यादा इनकम वाला हूं तो यहाँ भी 30% ले लेते, ऊपर से सरचार्ज और लगा देंगे यहाँ, तो मेरे पास तो कुछ बचना ही नहीं। बोले डबल टैक्सेशन की समस्या का समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। और डबल टैक्सेशन की समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए 2 देश आपस में बैठते हैं और वो बैठ करके बातचीत करके एक रास्ता निकालते हैं कि भाई देखो हमारा आदमी तुम्हारी कंट्री में आए तो तुम टैक्स मत लेना या तुम कम रेट से लगाना। इंडिया वाले यूएस वाले को बोलेंगे, यूएस वाले बोलेंगे अच्छा हमारे यहाँ का भी आदमी तुम्हारे यहाँ आए तो टैक्स मत लेना या कम लगाना। ऐसे आपस में बातचीत करके रास्ता निकाला जाता है। तो जब डबल टैक्सेशन 2 कंट्री में लग रहा है और इसका रास्ता जो समाधान निकाला जाता है, बैठ के बातचीत की जाती है ताकि हमारे दोनों कंट्री के लोगों पर इतना ज़्यादा टैक्स का बर्डन ना आए। और इस समाधान को निकालने के लिए ये लोग आपस में बैठ के एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ताकि डबल टैक्स को अवॉइड किया जा सके। तो इसको अवॉइड करने के लिए, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए क्या बनाया जाता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। क्या सर भारत ने दुनिया के हर एक देश के साथ में बैठ करके ऐसे बातचीत करके अग्रीमेंट बना रखा है क्या? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर एक देश के साथ में बैठ के बातचीत करके अग्रीमेंट बना लिया जाए। मान लो पाकिस्तान के साथ बातचीत चली, पाकिस्तान बोल रहा मैं नहीं करूँगा बात, तुमको जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही करूँगा, ठीक है। अफगानिस्तान से बात करी, बोले हमारे को मतलब नहीं है, हम तो हमारे हिसाब से चलेंगे। यूके से करी, वो मान गया। तो ऐसे कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे। जब देश मान जाएंगे तो बैठ के क्या बन जाएगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जो देश नहीं माने तो क्या करे, सर वहाँ से इनकम कमाई, मान लो यहाँ भी टैक्स लग रहा है, तो फिर भारत की सरकार उन पर दया दिखाती है और उनको भी रिलीफ देती है। मतलब डबल टैक्सेशन से बचाने के लिए, डबल टैक्सेशन ना लगे इसके लिए क्या किया जाता है, देखो ये एग्रीमेंट बना करके समाधान निकाला जाता है। और अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो भी समाधान तो होता ही है। फिर कैसे होता है वो तो आप पूरे चैप्टर में प्रैक्टिकली भी करोगे। देखो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में फिर क्या करी जाती है, 2 देशों ने बैठकर आपस में बात करी, समाधान निकल गया। दोनों देशों ने बोला कि चलो भाई इसको रिलीफ दो, इस पर इतना टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो जब 2 कंट्रीज़ के बीच में अग्रीमेंट हो रखा हो कि भाई द्विपक्षीय बातचीत हो रखी हो कि हम इसको ज़्यादा टैक्स नहीं लगने देंगे और मिल बैठ के एक रास्ता निकाल लेते, निकाल लिया, तो उस समय जो रिलीफ दी जाती है, इस राज्य को जो रिलीफ मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल रिलीफ। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, दोनों पक्ष अपने अपने रिलीफ दे रहे हैं अपने। लेकिन मान लो कल को यूएस बोले हम तो नहीं देंगे भाई, तुमको जो जचे वो कर लो। पाकिस्तान बोले हम तो नहीं देंगे रिलीफ, हम तो तुम्हारे आदमी से पूरा ही टैक्स लेंगे। तो फिर होम कंट्री की तो जिम्मेदारी बनती है फिर भी अपने ऐसे नागरिकों को डीमोटिवेट तो होने नहीं देगी। ये दूसरी बार जाएगा ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं तो फॉरेन करेंसी आएगी कैसे, भारत में आएगी नहीं, काम नहीं करना चाहेगा ये। तो फिर उस सिचुएशन में एक पक्ष रिलीफ देता है, उसे हम बोलते हैं यूनिलैटरल रिलीफ। इस चैप्टर में भी यही 2 मेन मुद्दे होने वाले हैं, यूनिलैटरल रिलीफ कैसे निकालते हैं और बायलैटरल रिलीफ कैसे निकालते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे इसके। बायलैटरल रिलीफ में जनरली क्या होता है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक क्वेश्चन आएगा वो खुद ही बता देगा ऐसे ऐसे रिलीफ देनी है, वैसे हम दे देंगे। यूनिलैटरल में कौन रिलीफ देगा, यूनिलैटरल रिलीफ ऑलवेज होम कंट्री देती है, रेसिडेंस कंट्री ही देगी। बाहर वाले क्यों देंगे, बाहर वालों को लेना देना ही नहीं। तो यूनिलैटरल रिलीफ विल ऑलवेज बी गिवन बाय होम कंट्री। होम कंट्री इंडिया देगी जैसे रिलीफ यूनिलैटरल, बायलैटरल में मिल बैठ के बातचीत होगी।
चलिए इतनी बात को नोट करिए, फिर अपन कंसेप्ट्स पे बात करते हैं। जितनी भी चीज़ें समझी है, ये हमने समझा कि भाई ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, क्या इसकी ज़रूरत है। हाँ जी, हो गया सभी का। देखिए अभी हमने ये तो जान लिया कि ये डबल टैक्सेशन होता कैसे है। एक ही इनकम पर दो दो बार टैक्स लग जाता है, इस वजह से डबल टैक्सेशन हो जाता है। अभी डबल टैक्सेशन भी दो प्रकार के होते हैं, दो बार टैक्स लगते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन और एक होता है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। ये तो हमने क्या पढ़ा, टैक्स किस बेसिस पे लिया जाता है। लेकिन दो बार टैक्स लगने के क्या कारण हो सकते हैं? दो कारण, दो टाइप के डबल टैक्सेशन होते हैं। एक क्या है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, और दूसरा क्या है, जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। तो अभी अपन जानेंगे कि सर डबल टैक्सेशन, यहां से एमसीक्यू बन सकता है, टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन। इसके दो पार्ट है, इकोनॉमिकल और जुरिस्डिक्शनल।
अब इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन क्या होता है, जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन क्या होता है, इसके बारे में जान रहे। नोट्स ओपन हो जाए। ये सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं ताकि अपना टाइम सेव हो। अगर अपन एक एक नोट्स को लिखे तो बहुत ही ज़्यादा क्लास लंबी हो जाए। अब देखिए अपना अगला टॉपिक क्या है, डबल टैक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो यहां पर देख सकते हैं दो टाइप लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन और एक लिखा हुआ है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। यहां पर देखेंगे आप इकोनॉमिकल और जुरिस्डिक्शनल होता क्या है ये, इसके बारे में समझते हैं। पहले ध्यान से समझिएगा इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या है। क्या बोला गया, एक ही इनकम सेम इनकम पर दो बार टैक्स लग रहा है इन सेम कंट्री इन द हैंड्स ऑफ टू डिफरेंट पर्सन। एक इनकम एक कंट्री, टैक्स लग रहा है दो लोगों के हाथ में लेकिन इनकम सेम है। मतलब क्या हुआ सर, समझ नहीं आया। देखो ध्यान से सोचो, जब कोई कंपनी बिजनेस करती है और प्रॉफिट कमाती है, कंपनी ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, क्या कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कंपनी इस प्रॉफिट का क्या करेगी? डिविडेंड के रूप में बांटेगी। किसको बांटा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को फिर से टैक्स देना पड़ेगा क्या डिविडेंड पे? देना पड़ता है, देता ही है। तो आप सोचो एक ही इनकम जिसपे दो बार टैक्स लग रहा है साफ साफ सामने। कंपनी ने एक बार दिया फिर वो दे दिया। जनरली देखो होता क्या है, नॉर्मल केसेस में जब आप असेसमेंट ऑफ फर्म पढ़ते हो तो रेम्यूनरेशन जो फर्म अपने पार्टनर को देती है, तो रेम्यूनरेशन क्या हो जाता है? डेबिट। खर्चे में डेबिट हो गया तो आपकी इनकम कम आती है। फिर वही जब इनकम जो है पार्टनर के हैंड में जाकर के टैक्सेबल कर दी जाती है रेम्यूनरेशन। या फिर प्रॉफिट का एग्जांपल ले लो, फर्म जो प्रॉफिट कमाती है उस पर टैक्स देती है और वो प्रॉफिट फिर पार्टनर को बांटती है तो पार्टनर फिर से टैक्स देता है क्या?
शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, नहीं देता। बट यहां देखो क्या हो रहा है, यहां कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, टैक्स दिया, और कंपनी ने डिविडेंड बांटा तो फिर से उस डिविडेंड पे शेयर होल्डर ने टैक्स दे दिया। इस टाइप के जो डबल टैक्सेशन होते हैं जिसमें कंट्री सेम है, इनकम सेम है, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों के। मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने इनकम कमाई, मैंने टैक्स दिया, और फिर आपको बांटा तो आप फिर से दे रहे हो उस पर। एक तो होता है इनकम अर्न करना, मान लो आपने मेरी कंपनी के लिए कुछ काम करा, फिर मैंने आपको पेमेंट करा, तो समझ आता है, ठीक है, उसमें मैं तो खर्चे में दिखा दूंगा, आप इनकम में दिखाओगे, आप टैक्स दे दोगे। लेकिन यहाँ तो दोनों ही टैक्स दे रहे हैं ना, कंपनी ने कमाया, कंपनी टैक्स दे रही है, फिर कंपनी ने शेयर होल्डर को बांटा तो शेयर होल्डर फिर से टैक्स दे रहा है, और जबकि मैंने उसको खर्चे में नहीं दिखाया है, मैंने मेरे प्रॉफिट में से आपको दिया है। तो इस टाइप के डबल टैक्सेशन को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमी के अंदर अंदर ही डबल टैक्स लग रहा है। जुरिस्डिक्शनल में क्या होता है? दो अलग अलग देश होते हैं, जो अभी अपन नॉर्मली पढ़ रहे थे। व्हेन सेम इनकम इज टैक्स ट्वाइस इन टू डिफरेंट कंट्रीज, ये पॉसिबल भी है। अभी जैसे अपन ने एग्जांपल देखा कि वो राज ने यूएसए में जाके इनकम कमाई, फिर इंडिया में आकर के फिर से इनकम कमाई, डबल टैक्स लगा, समझ आता है। इसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। मेनली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। जुरिस्डिक्शन बदल गए, अलग अलग हो गया। इकोनॉमिकल को ऐसे याद रखो, इकोनॉमी के अंदर ही डबल टैक्स लग रहा है, तो इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन। दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में डबल टैक्स लग रहा है, तो जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। अब होता क्या है कि डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए क्या किए जाते हैं? डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, जिनके बारे में बात करेंगे। इसका एग्जांपल देख लो पहले इकोनॉमिकल का। टाटा लिमिटेड ने अर्न करा कोई प्रॉफिट अर्न करा टाटा लिमिटेड ने, और इस पे टैक्स भी पे कर दिया। शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करा प्रॉफिट, फिर से शेयर होल्डर टैक्स। ये हो गया इकोनॉमिकल डबल टैक्स। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको केस दे देगा, पूछेगा एमसीक्यू में ये किस टाइप का डबल टैक्सेशन है, इकोनॉमिकल है, जुरिस्डिक्शनल है, एक दो और टाइप बना देगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने का क्या तरीका है, बताओ कैसे रोका जाए इस डबल टैक्स को? क्या करती है सरकार इसको रोकने के लिए? अभी बात भी करी थी अपन थोड़ी देर पहले। डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? अग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। अब सपोज करो अपन एग्रीमेंट बनाने बैठे कि चलो यार ये डबल टैक्स लग रहा है, इसको अवॉइड करेंगे, इसका एग्रीमेंट बनाएंगे। फिर बैठे बैठे ये सोचेंगे इसका फॉर्मेट क्या हो, ये तो सोचेंगे कैसे बनाए। मान लो आपको एक क्वेश्चन आ गया, आपको आ भी गया, बोले चलो सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करने लगोगे, यार फॉर्मेट क्या बनाऊं, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ये हो गए, बोले हमको ये तो पता है कि डबल टैक्स को अवॉइड करना है, बट अवॉइड करने के लिए फॉर्मेट भी तो फॉलो करना होगा। बोले फॉर्मेट क्या फॉलो करे? तो बोले इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बना दिए पूरी दुनिया में, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट चलते हैं। यहां पे देखो 3 फॉर्मेट हमको दिख रहे हैं। पहला फॉर्मेट क्या है? ओईसीडी फॉर्मेट। ओईसीडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एमसीक्यू में। इंटरनेशनल टैक्स में हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान, क्योंकि इतना सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा भी चैप्टर नहीं है, उसमें से 40 नंबर का पेपर बनाना है, इसलिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। ओईसीडी फॉर्मेट कब कोई क्यों फॉलो करे? तो क्या बोला गया, जब एग्रीमेंट बन रहा हो किनके बीच में? दो डेवलप्ड कंट्रीज। मान लो यूएस और यूके बना रहे हैं, तो क्या फॉलो करेंगे? ओईसीडी। यूएन फॉर्मेट कब फॉलो होगा? मान लो यूके एक डेवलप्ड कंट्री और इंडिया एग्रीमेंट कर रहे हैं। जब एक कंट्री तो क्या हो? डेवलप, और दूसरी कंट्री क्या हो? डेवलपिंग। जब ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करेंगे तो फॉलो करेंगे यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेट, जिसको यूएन फॉर्मेट। और यूएस बोलता है भाई हमारा अलग नियम, हमारे अलग कायदे, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। तो जब भी कोई देश यूएस के साथ करने जाएगा एग्रीमेंट, तो फॉलो होगा यूएस अग्रीमेंट, किसी की नहीं सुनी जाएगी। बोले हमारा अगला अलग फॉर्मेट है, वन अग्रीमेंट इज मेड विथ यूएस। तो कितने टाइप हो गए? 3 टाइप। पहला टाइप क्या हो गया? ओईसीडी। कब फॉलो होगा? जब दोनों कंट्री क्या हो? डेवलप्ड। यूएन कब होगा? एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग। और यूएस के साथ कोई कर लो, यूएस के साथ डेवलप्ड करने जा रहा है तो भी वही होगा, यूएस के साथ डेवलपिंग करने जा रही है तो भी वही फॉर्मेट फॉलो होगा। बोले हमारे अलग नियम कायदे। चलिए इतनी बात को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी इसका।
नया वाला क्वेश्चन बैंक है क्या अभी किसी के पास? न्यू वाला, न्यू। तुम्हारे पास पुराना होगा, कब मिला था तुमको? पिछले 15 दिन के अंदर मिला हो, 10-15। हाँ दो। ठीक है दो, आपके पास भी वही है? ठीक है देना। इंटरनेशनल टैक्स में रिसेंटली मैंने क्वेश्चंस बढ़ाए हैं, अगर किसी के पास पुराने हो तो ध्यान रखना। टोटल 65 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 65 क्वेश्चन है। उसके अलावा 2-3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे क्लास में, इस चैप्टर के साथ और करेंगे। टोटल मिला के आप 75 क्वेश्चन करोगे, 75 पास्ट एग्जाम के सब कुछ मिला करके। और फिर ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद अपन करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, टाइम होने का यही फायदा है, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं और कराता रहूंगा आपको, एमसीक्यू भी यही करा दूंगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस रेगुलर क्लास अटेंड कर लेनी है। और ये जो क्वेश्चन है 65, आपको एक काम करना है, चाहे थ्योरी का क्वेश्चन हो या प्रैक्टिकल का क्वेश्चन हो, अपनी नोटबुक में लिखूंगा। नोटबुक में लिख डालो आप इसको, थ्योरी है तो भी लिख डालो देख के। इससे क्या होगा सर, आप एक चीज को अगर एक बार लिख देते हैं तो आपको वो याद हो जाती है। और हर क्वेश्चन जो भी मैं होमवर्क में, हालांकि इस पूरे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन के साथ आंसर भी है, बट आंसर सिर्फ मैच करने के लिए है, करना अपने को बिना देखे हैं, ध्यान रखना। रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट स्पेशली ध्यान रखो, आप लोग क्या करते हो, टिक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये अमाउंट यहां से आ गया, ये अमाउंट यहां से आ गया। यही कारण है कि आपको फिर एग्जाम में यही समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करूं, कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे इरेगुलर है, अगर ये क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको फिर से वार्निंग दे रहा हूं, रेगुलर हो जाओ। अदरवाइज ये चैप्टर निकल गया तो फिर बोलोगे मेरा बहुत कुछ निकल गया सर। और जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि होली बाद आएंगे सर, कुछ बच्चे यही बोल रहे थे सर होली मना के आएंगे। अब ये फाइनल में आ गए हो तुम, इंटर वाली बातें मत करो। आज वो कहाँ है, नदीम कहाँ है? क्यों नहीं आया वो? अच्छा, अब आज का छूट छूट गया ना इसका, 2 क्लास तो छूट ही चुकी है, ऑनलाइन भी नहीं है ये तो। और बाकी लोग ध्यान रखें, मुस्कान, प्रियंका, और भी मुझे बच्चे नहीं दिख रहे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे अभी, सभी लोग जो है बाद में देख रहे हैं। आप लोग अगर चाहे तो कंसेप्ट की अलग नोटबुक और क्वेश्चन की अलग बना सकते हैं। मीन्स आप एक ऐसी नोटबुक बनाए जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक ऐसी नोटबुक बनाए जिसमें आप कंसेप्ट लिखेंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दे रखा है कंसेप्ट बुक है, क्वेश्चन बैंक अलग अलग, वैसे भी आप कर सकते हैं।
दो चीज़ें ऑटो सिस्टम में है आपके एआई से, अगर आप एब्सेंट रहोगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाओगे, या फिर आपकी फ़ी की ड्यू डेट डली हुई है आगे से कोई, वो ड्यू डेट पे फ़ी नहीं है तो भी आप ऑटोमेटिकली हट जाओगे, फिर आपको बात करनी पड़ेगी ऑफिस में जाके। एक आपका अटेंडेंस का भी ऑटो सिस्टम होने वाला है। मीन्स अभी तो यहाँ पे आके लेते हैं ना, वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हो गया। ऑनलाइन में नेक्स्ट क्लास से अपन करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल पार्ट आने वाला है, अब ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल ही चलेगा, ऐसे कंसेप्ट भी आएंगे और प्रैक्टिकल भी। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि जो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए रिलीफ्स बना रखी है वो कैसे दी जाती है। अब इसको सीखने के लिए अगर ऑनलाइन में कोई लेट जुड़ा है तो ध्यान रखें, बेसिक्स आना जरूरी है, मतलब बेसिक टैक्स निकालना आना जरूरी है, तभी आप आगे का पार्ट सीख पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें ध्यान में रख करके चलती है। ये जो बुक में आपको टैक्स निकला हुआ मिलेगा, ये 3 to 7 लाख के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि जो जून 26 की बुक्स है वो थोड़े टाइम बाद आती है, अभी जब पूरा फाइनल एक्ट हो जाएगा तब जा करके आएगी। तो अकॉर्डिंगली आप टैक्स रेट बस ध्यान में रख करके चलना। इसमें जो टैक्स रेट्स है वो 3 to 7 लाख वाली है न्यू टैक्स रिजाइम में। मैक्सिमम में तो ओल्ड ही पूछी जाएगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि अगर न्यू का क्वेश्चन आता है तो डिडक्शन ही नहीं देने, और डिडक्शन नहीं देने तो काम कुछ है ही नहीं। फिर कुछ डिडक्शंस हमको याद रखने होंगे, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा। ATC, ATD, ATQQB और ATRRB, ये 4 सेक्शंस ऐसे जो बार बार आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिडक्शंस भी पढ़ेंगे, कुछ पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ डिडक्शंस, क्योंकि इस चैप्टर में आएंगे बार बार, और चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो इंटरनेशनल टैक्स हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फिर हमने देखा था कि टैक्स दो बेसिस पे लिया जाता है वर्ल्ड में, सोर्स बेसिस और रेसिडेंस बेसिस। ये टॉपिक आई थिंक अपन ने पढ़ लिया था। फिर फॉर्मेट्स हमने पढ़ लिए थे कि फॉर्मेट्स क्या क्या है। OECD फॉर्मेट, UN फॉर्मेट और US फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लिया था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना प्रैक्टिकल पार्ट से रिलेटेड कंटेंट हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि प्रॉब्लम क्या है जिसको एड्रेस करने के लिए चैप्टर बना। प्रॉब्लम यह है
कि एक ही इनकम पर दो दो बार टैक्स लग रहा था, जिसे अपन डबल टैक्सेशन बोलते हैं। और डबल टैक्सेशन ना लगे, इसको अवॉइड करने के लिए क्या बनाया जाता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट बना के क्या किया जाता है? एग्रीमेंट बना करके रिलीफ्स दी जाती है, ताकि आपका टैक्स उतना ना बने, डबल टैक्स ना लगे। अब रिलीफ्स दो प्रकार की होती है। एक होती है बायलैटरल, द्विपक्षीय, दोनों पक्ष मिलके बैठ के बात करके फिर देते हैं। और एक होती है यूनिलैटरल, जिसमें रेसिडेंस कंट्री, होम कंट्री ही आपको रिलीफ देती है। तो डबल टैक्सेशन क्या होता है ये अपन जान चुके हैं, जब एक ही बार पे दो बार टैक्स, एक ही इनकम पर दो बार। क्या यहां पर रिलीफ दी गई है भाई? बिल्कुल रिलीफ दी गई है, डबल टैक्सेशन से रिलेटेड रिलीफ बिल्कुल दी गई है। अब बात है कि रिलीफ कितने प्रकार की है सर, रिलीफ कितने टाइप की है? तो दो टाइप की रिलीफ्स है यहां पर। पहली जो रिलीफ का टाइप है उसको अपन बोलते हैं यूनिलेटरल रिलीफ, एक पक्षीय है, जो कि सेक्शन 91 में हम पढ़ेंगे। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर ये ऊपर नीचे हो रहा है उसको देख लेंगे। एक पक्षीय रिलीफ क्या होती है? यूनिलेटरल। यूनिलेटरल रिलीफ वो होती है जब होम कंट्री आपको रिलीफ दे। होम कंट्री आपका जितना भी फॉरेन में टैक्स लगा है उसके ऊपर कुछ रिलीफ देती है, कितनी देती है वो हम सीखेंगे। और एक दूसरी क्या होती है? बायलैटरल रिलीफ। बायलैटरल क्या किसको बोलते हैं? जब दोनों पक्ष आपको रिलीफ दे, उसे बायलैटरल रिलीफ बोला जाता है। पहले अपन प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ेंगे बायलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ देने के भी दो तरीके हैं, या दो मेथड जिसको हम बोल सकते हैं। पहला मेथड यहां पे आपको दिख रहा होगा, टैक्स एग्जम्पशन मेथड। दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है, क्रेडिट मेथड में क्या होता है, एक एक करके समझने वाले दोनों चीजों को। अभी अपन इसको नोट ही करेंगे, यहां पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसका मैं एडजस्टमेंट अभी कर देता हूं, तब तक आप ये दो पॉइंट नोट करिए। डबल टैक्सेशन क्या होता है, बड़ी जनरल सी बात है, और क्या रिलीफ है क्या उसके लिए। मैं इसको बोल के बता देता हूं, आप अकॉर्डिंगली लिख लीजिए। यहां तक लिख लिया? यूनिलेटरल रिलीफ में लिखिए, व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज।
देन कंट्री ऑफ रेसिडेंस प्रोवाइड रिलीफ टू द असेसी. When there is no agreement between two countries, then country of residence provide relief. Between two countries, then country of residence provide relief to the assessee. एग्जाम्पल लिखिए, नीचे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रामू इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रामू इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Mr. Ramu is resident of India, comma, he went to USA and earned income. He went to USA and earned income. He went to USA and earned income, comma, there is no agreement between India and USA. There is no agreement between India and USA. In this case, India will provide. In this case, India will provide exemption to Ramu. In this case, India will provide exemption to Ramu. तो ये बात हो गई अपनी यूनिलेटरल रिलीफ के बारे में. यूनिलेटरल रिलीफ में क्या होता है, देखिए, रिलीफ दो प्रकार की है. डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए या डबल टैक्सेशन का इफेक्ट हटाने के लिए रिलीफ दी जाती है. रिलीफ है दो प्रकार की. पहली रिलीफ एक पक्षीय रिलीफ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे अपन बोलते हैं यूनिलेटरल रिलीफ. यूनिलेटरल रिलीफ दी जाती है सेक्शन 91 में. ये रिलीफ कब दी जाएगी, जब डीटी डबल ए नहीं है. व्हेन देयर इज नो डीटी डबल ए बिटवीन टू कंट्रीज, तो उस सिचुएशन में दिया जाता है यूनिलेटरल रिलीफ. और ये रिलीफ कौन देता है, गिवन बाय रेसिडेंस कंट्री. अभी अपन ने एक एग्जाम्पल लिखा जिसमें रामू यूएसए गया, यूएसए जाके इनकम अर्न करके आया, बट इंडिया और यूएसए के बीच में कोई डीटी डबल ए था ही नहीं. तो रिलीफ कौन प्रोवाइड कराएगा, इंडिया, उस सिचुएशन में.
दूसरी जो टाइप की रिलीफ है ना, वो है बायलेटरल रिलीफ। इसको लिख भी लेना आप, दोनों को ही लिख ले चाहे। बायलेटरल रिलीफ, ये दी जाती है अंडर सेक्शन 90 एंड 90 ए में। अब ये रिलीफ कब दी जाएगी? बायलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय। व्हेन देयर इज DTAA between two countries, then such relief is known as bilateral relief. अब बायलेटरल रिलीफ देने के भी अलग अलग मेथड है, जिसके दो मेजर मेथड है। बायलेटरल रिलीफ may be provided through following methods. पहला मेथड है जिसे हम टैक्स एग्जम्पशन मेथड बोलते हैं, और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। अभी इसको समझ के हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना है इसका। और दूसरे मेथड को हम बोलेंगे टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स एग्जम्पशन मेथड एंड टैक्स क्रेडिट मेथड। जब दो कंट्रीज के बीच में DTAA बना हुआ हो तो इस टाइप की रिलीफ्स को तो बोलते हैं बायलेटरल रिलीफ, और जब DTAA नहीं बना हुआ हो तो यूनिलेटरल रिलीफ। बायलेटरल रिलीफ देने के अलग अलग मेथड है, बट दो मेजर मेथड है, हम पढ़ेंगे सारे, बट मेजरली प्रैक्टिकल इन दो से ही बनता है। इनके सब पार्ट आएंगे फिर। वन इज टैक्स एग्जम्पशन मेथड, अनदर वन इज टैक्स क्रेडिट मेथड। अच्छा, ऑनलाइन में सभी को ऑडियो वीडियो ठीक से आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए। सभी लोग एक बार मुझे ऑडियो वीडियो का बता देना। एंड गुड आफ्टरनून, आपसे अभी बात नहीं करी मैंने। ऑनलाइन में सभी को गुड आफ्टरनून भाई। तो देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? DTAA, डबल टैक्स को कैसे अवॉइड किया जाए। बोले सर, डबल टैक्स को अवॉइड करने का तरीका है रिलीफ देना। रिलीफ हो गई दो प्रकार की, एक हो गई यूनिलेटरल जो कि एग्जाम में ज्यादा आती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताऊं तो यूनिलेटरल है, इसका क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरी है बायलैटरल रिलीफ। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, जब दो देशों के बीच में अग्रीमेंट बना हुआ है फिर उसके अकॉर्डिंग रिलीफ दी जा रही है, दैट इज नॉन एज बायलैटरल रिलीफ। अब बायलैटरल रिलीफ देने के दो तरीके हैं, बायलैटरल में भी दो मेजर मेथड क्या है? पहले को हम बोलते हैं टैक्स एग्जम्पशन मेथड, दूसरे को हम बोलते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड। अभी हम पहले मेथड की बात करेंगे कि भाई टैक्स एग्जम्पशन मेथड क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। समझना है, अभी आपको नोट नहीं करना है कुछ भी। अब देखिए टैक्स एग्जम्पशन मेथड क्या बोल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी आप समझेंगे, कुछ भी नोट नहीं करना आपको। पहला मेथड है टैक्स एग्जम्पशन मेथड। ये मेथड क्या है, ध्यान से समझो। ये मेथड यूं बोलता है, सिंपल सी बात, कि एक कंट्री में तो इनकम को एग्जम्प्ट कर देंगे। सपोज करो जैसे दो कंट्रीज की बात है, एक तरफ तो है इंडिया और दूसरी तरफ है यूएसए, या कोई और कंट्री ले लेते। यूएसए तो टैरिफ लगा रहा है तो इसको छोड़ दो।
अपन लेंगे अब फ्रांस। ये यूएसए है, ये फ्रांस है। अभी कोई पर्सन गया, ठीक है, यहाँ का कोई पर्सन था इंडिया का, मिस्टर राज। मिस्टर राज फ्रांस में जाके इसने इनकम अर्न करी, और इंडिया और फ्रांस के बीच में डी डबल ए एग्जिस्ट करता है। और डी डबल ए में इन्होंने फॉलो कर रखा है टैक्स एग्जम्पशन मेथड। और इस मेथड के अकॉर्डिंग इनकम इज एग्जम्प्ट इन होम कंट्री। होम कंट्री मतलब कौन सी कंट्री हो गई इसकी? इंडिया। तो इनके बीच में बना हुआ एग्रीमेंट, और अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये हो रखा है कि सर ये जो भी इनकम जाके फ्रांस में अर्न करेगा उस पर टैक्स कौन लेगा? फ्रांस। लेकिन उस इनकम पे कौन टैक्स नहीं लेगा? इंडिया। अब ध्यान से समझिएगा हुआ क्या, जैसा दिखता है वैसा है नहीं एक्चुअल में। अभी यहां पर जाके इसने इनकम अर्न करी 10 लाख की फ्रांस में, और राज की यहां से इंडियन इनकम भी है 20 लाख की। अब देखो होता क्या है कि जब हम इसको ऐसे देखते और समझते हैं तो यहां पे ये लिखा हुआ है सर कि होम कंट्री में तो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। कौन सी? वो वाली। इस पे तो कोई बात ही नहीं है, तो इंडिया की इनकम है तो इंडिया ही टैक्स लेगा। बट बात इस इनकम की है सर कि फ्रांस इससे टैक्स मांग रहा है सोर्स बेसिस पे, और इंडिया इससे टैक्स मांग रहा है रेसिडेंस बेसिस पे। तो अब क्या करें सर? समस्या ये है। तो प्रोविजन तो यूं बोल रहा है, दोनों ने डी डबल ए बनाया और उसमें लिख दिया कि होम कंट्री में एग्जम्प्ट हो जाएंगे क्या? वो 10 लाख रुपए। तो हम क्या समझ रहे हैं सर कि इसको इंडिया में कितने रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा? 20 लाख पे, और 10 लाख क्या हो जाएंगे? एग्जम। लेकिन ऐसा नहीं है। बोले सर फिर कैसा है? देखो अगर सोच के देखो, एज ए कंट्री इंडिया, अगर आप बाहर की इनकम को पूरा ही एग्जम्प्ट कर दो, सपोज करो इसकी 20 लाख की जगह मैं 2 लाख कर दूं, 2 लाख इसकी इनकम है, कितना टैक्स बनेगा इंडिया में? जीरो। बाहर तो ये वाली इनकम तो क्या कर दी? एग्जम्प्ट। यहां 2 लाख पे टैक्स बनाया, कुछ नहीं बना, बात खत्म। इंडिया तो खाली बैठा है, 1 रुपए का टैक्स नहीं आया। तो अब इंडिया ने क्या बोला? एग्जम्प्ट तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार इसको जोड़ेंगे। पहले एक बार तो क्या करेंगे? इसको हम जोड़ेंगे, मतलब इनकम मानी जाएगी इसकी 12 लाख। बोले सर वो तो एग्जाम थी ना। बोले रुको अभी पहले सुनो हमारी बात को। बोले एक बार तो जोड़ेंगे। बोले जोड़ दिया 12 लाख। बोले 12 लाख पे टैक्स निकालो। चलो ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग 12 लाख पे टैक्स निकालो, कितना बनता है ओल्ड के अकॉर्डिंग? 10 लाख पे तो बनता है 1,12,500, और 2 लाख का 30% करोगे 60,000, 1,72,500 बनता है। बोले कितना टैक्स बना? बोले 1,72,500। बोले कितने पे बन रहा है? बोले 12 लाख पे। बोले एक काम करो, अब अगर 1,72,500 12 लाख पे बन रहा है तो 10 लाख पे कितना बनेगा? प्रोपोर्शनेट करो इसी से, इसके अकॉर्डिंग 1 लाख। बोले ये एग्जम्प्ट कर देंगे, इतना पार्ट क्या कर देंगे? एग्जाम। आपने इंटर में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स निकालना सीखा था कि पहले तो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को जोड़ते हैं, फिर एग्रीकल्चर पे जितना टैक्स बनता है उसको लेस कर देते हैं। वही काम यहां पे ये कर रहे हैं। बोले एक बार अगर हम फॉरेन इनकम को जोड़े भी नहीं तो ये व्यक्ति लोअर स्लैब में रह जाएगा, 2 लाख पे तो कुछ बनेगा नहीं, रिबेट वगैरह लेके काम ही खत्म हो जाएगा। तो बोले एक बार तो हम इसकी इनकम को जोड़ेंगे पूरे में, फिर टैक्स निकालेंगे, फिर जो एग्जम्प्टेड इनकम है ना उस पर जितना भी टैक्स बनता होगा उसको फिर से लेस कर देंगे। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार तो 12 लाख पे टैक्स निकालेंगे, फिर प्रोपोर्शनेट करके 10 का कितना बनता है वो निकालेंगे, उसको लेस कर देंगे। तो अल्टीमेटली इन्होंने आपसे फिर भी टैक्स लिया। जैसे अगर अपन 12 लाख पे टैक्स निकाल रहे हैं तो कितना बना? 1,72,500। बोले 1,72,500 बन गया। बोले लेकिन सर आप तो एग्जम्प्ट बोल रहे थे। बोले अभी कर रहे हैं। बोले 10 लाख पे कितना टैक्स है? बोले सर 1,72,500 का टैक्स कितने पे बना? 12 लाख पे। तो बोले 10 पे कितना होगा? 1,43,000।
बोले ये एग्जम्प्ट कर देंगे, बाकी कितना बचा 28,000, इस पे तड़का लगा देंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से, बस। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। एक बार तो इनकम को जोड़ेंगे, फिर उस पर जितना टैक्स बनता होगा उसको क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। तो एक बार तो ये टैक्स कैलकुलेशन पर्पज के लिए जोड़ा जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि पहले तो इस सिचुएशन में टैक्स निकाला जाएगा, टैक्स ऑन 12 लाख, और फिर इसमें से लेस कर दिया जाएगा टैक्स ऑन 10 लाख, फिर रिमेनिंग टैक्स बचेगा। ये इसका तरीका है। अभी स्टेप्स देखते हैं, इसकी स्टेप्स क्या क्या बनी। पहले तो देखो ये होता क्या है। एज पर दिस मेथड इनकम इज टैक्सेबल इन वन कंट्री, एक ही कंट्री में टैक्सेबल होती है, एंड इट इज एग्जम्प्ट इन अनदर कंट्री। जब हम इसको पढ़ते तो ऐसा लगता है एक ही कंट्री टैक्स लेगी, दूसरी तो बिल्कुल बात ही नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरली इट इज टैक्सेबल इन सोर्स कंट्री एंड एग्जम्प्टेड इन रेसिडेंस कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, बाहर वाला क्यों कॉम्प्रोमाइज करे, बोले तुम्हारे यहाँ का आदमी, तुम दो इसको एग्जम्पशन। तो सोर्स तो टैक्स ले लेती, जैसे अपने एग्जाम्पल में फ्रांस ले रहा था टैक्स और इंडिया कर रही थी एग्जम्प्ट। हाउएवर रेसिडेंस कंट्री मे टेक इनकम ऑफ फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव टैक्स रेट कैलकुलेशन। इफेक्टिव टैक्स रेट कैलकुलेशन मतलब क्या, जो अभी अपन ने निकाला वही है। और इसका देखो तरीका, देखो दूसरा, इसी चीज को दूसरे तरीके से देखो। ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये स्टेप्स देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या बोला गया कि आप इंडियन और फॉरेन को जोड़ के टैक्स निकाल दो, ठीक है। फिर आप टैक्स निकालो टोटल इनकम पे, दोनों इनकम को जोड़ो, फिर दोनों पे टैक्स निकालो। यहां क्या किया गया, इफेक्टिव टैक्स रेट निकालो। मतलब क्या है सर, अभी 12 लाख पे कितना टैक्स बना था, वो इफेक्टिव टैक्स रेट निकालो कितनी बन रही है। मतलब क्या, मतलब ये 1,72,500 का टैक्स 12 लाख पे बना तो कितना परसेंट रेट आई इफेक्टिव। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये भी है। अब आप 2 लाख का इतना परसेंट कर दो, 2 लाख का इतना ही परसेंट कर दो, ऐसे भी आ गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, 10 लाख का उतना परसेंट करो और फिर 12 के टैक्स में से वो लेस कर दो। मतलब अल्टीमेटली तो बात तो वही पड़ रही है घुमा फिरा करके सारी। ये कहना क्या चाह रहे हैं, लॉजिक समझो इसके पीछे का। लॉजिक ये है कि एक बार तो पूरा जोड़ेंगे, फिर फॉरेन इनकम पे जो टैक्स बनता होगा उसको लेस कर देंगे, फिर बचा हुआ आपको देना होगा। अब इधर की जो स्टेप्स डिजाइंड है उसमें क्या हो रहा है ये देखो। नेक्स्ट में अपन ने क्या करा, इफेक्टिव टैक्स रेट निकाली। जैसे अभी अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपना टैक्स बना, कितना बना, 1,72,500 का टैक्स बना, कितने पे, 12 लाख पे। तो रेट कितनी आई इसकी, 14.375% आ गई। ये इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स निकल गई। अब यहां पे क्या बोल रहा है, एग्जम्पशन निकालो, फॉरेन इनकम मल्टीप्लाई इफेक्टिव टैक्स रेट। फॉरेन इनकम कितनी है सर, 10 लाख, मैं उसका 14.375% करूंगा, कितना आएगा, 143,750। यही सेम अमाउंट उधर भी आया था, 143,750। तो आपको कैसे निकालना हो आपकी इच्छा है, वो इफेक्टिव टैक्स रेट वाला तरीका है, ये प्रोपोर्शनेट करके निकालने वाला तरीका है। तो अब अपन क्या करेंगे सर, अभी हमारी टोटल टैक्स बना था 172,500, फिर अभी अपन ने 143, आगे क्या आया था 750 की एग्जम्पशन मिल जाएगी, कितना बचेगा 28,750। तो टैक्स कैसे निकलेगा, टोटल टैक्स जो कि हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला था, क्या हो ये वाला 1,72,500, और उसमें से लेस कर दो। ओवरऑल कॉन्क्लूसिव बात यह है कि प्रोपोर्शनेट टैक्स लिया जाएगा। एक बार तो टोटल इनकम को शामिल करके टैक्स निकाला जाएगा, फिर हमारी इंडियन इनकम पे वही रेट लगा देंगे। देखो कितने सारे तरीके हो गए। पहला तरीका तो अपन ने वो करा, टोटल टैक्स निकाला, फिर लेस कर दिया 10 लाख पे जो बनता था, ठीक है। अगला तरीका क्या हो सकता है, टोटल टैक्स निकालो फिर एक रेट निकालो, ठीक है। बुक में यही फॉलो होती है, क्योंकि कई बार आपसे इफेक्टिव टैक्स रेट पूछ लेता है। तो हमारा टैक्स बना था 1,72,500 12 लाख पे, तो हमने निकाला तो 14.375% रेट आ गई। आप चाहे 2 लाख का 14.375 कर दोगे तो डायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा, बट वो नहीं निकालना। बोले सर क्यों,
टॉपिक सोचो, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? रिलीफ। रिलीफ तो बता ही नहीं ना आपने कितने की मिली, अगले को तो रिलीफ के अमाउंट से मतलब है। रिलीफ कितने में मिलेगी? 10 लाख पे। तो 10 लाख का 14.375 करा था तो आया था 143750, इतने की रिलीफ मिल जाएगी। तो बाकी बचा 28,750 का टैक्स देना है आपको। तो यहां पे रिलीफ बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने इस वाले क्वेश्चन में देखो ये रिलीफ बताइए 143750, ये क्या है? रिलीफ अंडर सेक्शन 90 जो मिल रही है। सो ये लॉजिकल बात है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, प्रोविजन नहीं है, रटना भी नहीं है, लॉजिकल बात है। क्लियर है सभी को कैसे होता है? पहले ये एग्जाम्पल लिखिए, फिर उधर चल के स्टेप्स लिखते हैं, फिर इसका स्टडी मैट से, क्वेश्चन बैंक से एग्जाम्पल करते हैं। ओके मुस्कान, नदीम क्लियर है। नदीम आज फिर तुम ऑनलाइन हो, कल भी नहीं थे, क्यों? ओके समीर, ओके शिवम, ओके शीतल। शीतल आपका पीछे वाला बैकअप कंप्लीट कर लेना भाई। मुस्कान आपका कंप्लीट है सारा? ये तो लिखने की नीड नहीं है। ओके नदीम, ठीक है नदीम। हाँ जी हो गया। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि आपको नोट करनी है सारी चीजें।
ऑल्दो मैंने इंटरनेशनल टैक्स की बुक भी दे रखी है, मैं उसमें से भी रीड करा के पढ़ा सकता हूँ, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको आराम से लिख के कर रहे हैं। सबसे पहली स्टेप में लिखा हुआ है कि टोटल इनकम लो, इंडियन फॉरेन दोनों को जोड़ दो, फिर इस पे निकाल लो टैक्स, फिर इससे एक इफेक्टिव टैक्स रेट आएगी। इतनी ही एग्जम्पशन या फिर यूं बोले रिलीफ, एग्जम्पशन के साथ ऑब्लिक में लिख लेना रिलीफ। फॉरेन इनकम पर उसी रेट से रिलीफ मिल जाएगी जो आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट आई है। फिर टोटल जो टैक्स बन रहा था स्टेप नंबर 2, उसमें से स्टेप नंबर 4 को लेस कर देना है। हाँ जी, हो गया ये, जल्दी करो सभी। नहीं, ये नहीं लिखना, अभी इसका क्वेश्चन करेंगे पहले।
अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन बैंक में और इसका करेंगे क्वेश्चन। बेसिक्स वाला क्वेश्चन कर लिया था, हो गया होगा सभी का। जिसने नहीं करा अभी तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरनेशनल टैक्स का। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। श्री अनुज एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में, प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 25-26। जो जून 26 में देंगे उनके लिए ईयर चेंज हो जाएगा, अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है। अज्यूम ऑप्टेड आउट फ्रॉम 115 बीएससी, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्टेड आउट के रखे हैं। उसका रीजन मैंने बताया कि ऑप्ट आउट करेगा तो ही कुछ ज्यादा क्वेश्चन में दम होगा, अदरवाइज तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। इनकम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से 3,40,000 कमाए, कंट्री जेड से 2 लाख रुपए कमाए। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, पीपीएफ में पैसा लगाने पे कहीं डिडक्शन मिलती है क्या? कहां मिलती है? एटीसी में इसकी डिडक्शन मिलेगी। फर्दर इट इज टू बी नोटेड दैट इंडिया हैज अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट विद कंट्री जेड। तो क्वेश्चन में इतना पढ़ के हमको पता चल गया कि ये बायलैटरल रिलीफ है, दोनों का डीटी डबल ए बना हुआ है। और उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दी सैड एग्रीमेंट इनकम इज टैक्सेबल इन दी कंट्री इन विच इट इज अर्न, मतलब जहां पर कमाएंगे बस वहीं टैक्स लगेगा। जैसे ये 2 लाख कहां कमाए? कंट्री जेड, तो इस पर टैक्स कौन लेगा? कंट्री जेड ले लेगी। एंड नॉट इन अदर कंट्री, हाउ एवर इन दी अदर कंट्री सच इनकम कैन बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट। नहीं भी बोलता तो भी हम ऐसा ही करते, एक बार तो इंक्लूड करते ही है। और फॉरेन कंट्री में टैक्स की रेट 20% है, कंप्यूट इंडियन टैक्स पेएबल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करा था वैसे ही अपन सेम इसको करने वाले हैं। सबसे ऊपर हमेशा की तरह जो अपन फॉर्मेट फॉलो करते आ रहे हैं, असेसी का नाम लिखेंगे श्री अनुज। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं वो लिखेंगे, जैसे टैक्स पेएबल कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल। फिर कौन से असेसमेंट ईयर के लिए कर रहे हैं? फॉर द असेसमेंट ईयर। मैं यहाँ पे 25-26 लिख रहा हूँ, और किसी का भाई अगला साल होगा तो 26-27 लिख देगा। ओल्ड टैक्स एग्जाम में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसलिए आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इनकम, इंडियन इनकम है 3,40,000,
इनकम फ्रॉम कंट्री जेड, फॉरेन कंट्री से है 2 लाख। यही दो इनकम दे रखी है, तो इसके बाद हमारी निकल जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। जो स्पेशली ऑनलाइन और रिकॉर्डेड वाले बच्चे अपनी नोटबुक में सॉल्व करना क्वेश्चन को, ऐसा नहीं टिक कर रहे हो फिर बाद में बोलते हो सर यही नहीं पता चल रहा कि शुरू कैसे करूं, वो तभी होगा जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, पीपीएफ का दे रखा है यहाँ पे 10,000, उसको लेस कर देंगे। टोटल इनकम 5,30,000। अब ये टैक्स दोनों इनकम इंक्लूड करने वाली पहली स्टेप कर ली, दूसरी स्टेप क्या बोलती है, उस पर टैक्स निकालो। तो अब टैक्स निकालते हैं। 5,30,000 पे कितना टैक्स बनेगा ओल्ड के अकॉर्डिंग? 5 लाख पे तो 12,500, 30,000 का 20%, 6,000, 18,500 का टैक्स बन गया। अभी 18,500 का टैक्स बना है, इस पे तड़का नहीं लगा रखा अपन ने, वो कितना लगेगा 4%, वो लगा दो। इफेक्टिव टैक्स रेट कितनी आ रही है? कितना टैक्स बना टोटल मिला के, कितने पे? तो देखो कितना आया, 3.5663 आ रहा है। 18,500 से निकाल लिया होगा सीधा। 5,30 पे बना है, ध्यान रखना है टैक्स। फोर परसेंट कितना है? टोटल टैक्स इफेक्टिव टैक्स रेट 19,240 का टैक्स बना 5,30,000 पे। क्या रेट हुई? 3.63%। अब इसमें से देंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 90। रिलीफ किस पे मिलती है? फॉरेन इनकम पर। या फिर आप याद रखें, रिलीफ डबल टैक्स्ड इनकम पर मिलती है। दो लाइनें याद रखनी है, रिलीफ किस पे मिलती है? फॉरेन इनकम पर। रिलीफ किस पे मिलती है? डबल टैक्स इनकम पर। ये दो लाइनें काम आएगी, यूनिलेटरल में ज्यादा आएगी, यहाँ तो ये सिंपल है अभी। तो यहां पर देखे तो रिलीफ किस पे देंगे? फॉरेन इनकम पर 2 लाख है, उस पे इतने ही परसेंट की रिलीफ दे दो, 3.63% की, 7,260। टैक्स पेबल कितना आएगा? चेक कर लेना सबका, ये 260 एग्जैक्ट आ रहा है क्या? एग्जैक्ट आ रहा, ठीक है, ये टैक्स पेबल बन जाएगा। ठीक है,
चलिए इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टैक्स क्रेडिट मेथड को पढ़ेंगे। ये जो हमने पढ़ा ये था हमारा टैक्स एग्जम्पशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टैक्स क्रेडिट मेथड और यूनिलैटरल रिलीफ भी स्टार्ट कर देंगे।